नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। शाम 5 बजे के कोरोना बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फिलहाल रेल, बस और हवाई यातायात में छूट मिलने की उम्मीद नहीं है। लॉकडाउन बढ़ता है तो कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिन्हें शर्तों के साथ निर्माण कार्य की मंजूरी मिल सकती है। दवा क्षेत्रों को निर्माण कार्य की मंजूरी हो सकती है, लेकिन अगर लॉकडाउन बढ़ रहा है तो किसी भी कीमत पर रेल, बस और हवाई यातायात की छूट नहीं होगी। हालांकि राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिए जा सकते हैं कि अपने राज्यों के हालात, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वो इस पर फैसला लें। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, किस तरह की उम्मीद इस वक्त की जा रही है? देखिए प्रशांत, क्योंकि 21 दिन का पूरे देश में लॉकडाउन की केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी और वो मियाद 21 दिन की पूरी होने वाली है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक नया एग्जिट प्लान बनाया गया है कि इस लॉकडाउन को किस तरीके से इसको एग्जिट किया जाए और कम से कम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके पूरे देश में, और जिससे कि ये मामले जो बढ़े हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। सबसे पहली बात यह है कि प्रोडक्शन यूनिट को कुछ मंजूरी मिल सकती है कि जिससे कि जो रोजी रोजगार है उस पर संकट ना हो। फिलहाल बस, रेल और हवाई सेवाओं को छूट नहीं मिलने वाली है, इस तरीके के हमारे जो टॉप सोर्सेज बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दवा और ज़रूरी जो सामान है उसको छूट मिलेगी आने वाले दिनों में, लेकिन देश भर के अलग अलग इलाकों में जो हॉट स्पॉट बनाए जा रहे हैं, हॉट स्पॉट वो इलाके होते हैं कि मान लीजिए कोई अगर कॉलोनी है, कोई इलाका है, वहां पर 6 से ज़्यादा अगर कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट आते हैं तो उसको हॉट स्पॉट की गिनती में गिना जाता है। तो ऐसे से केंद्र सरकार की तरफ से भी या राज्य सरकार की तरफ से हॉट स्पॉट चिन्हित किया जाता है। हालांकि हॉट स्पॉट उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, हर रोज उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, तो वहां पर किसी तरीके की रियायत नहीं होगी, यानी लॉकडाउन का वहां पर पूरी तरीके से पालन करवाया जाएगा। फिलहाल एक जानकारी यह है कि 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर 91 जिले हैं, वहां पर 80% कोरोना के पॉजिटिव जो पेशेंट है पूरे देश भर में। ये सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह है कि ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते में ये कोरोना के जो हालात हैं पूरे देश में, जो मामले सामने आए हैं, उसका सही आकलन का पता चलेगा मई के पहले हफ्ते में। सरकार उस समय बताने की स्थिति में होगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जा रहे हैं, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। सरकार ने यह भी बताया कि 1 लाख बेड की संख्या हो चुकी है पूरे देश में, यानी कि बेड की कमी नहीं है। और जो वेंटिलेटर या आईसीयू की जरूरत पड़ती है सिर्फ 20% मरीजों को, यानी कि 80% ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज घर पे ही होम क्वारंटाइन होता है या अस्पतालों में, वहां पर उनको आईसीयू या फिर किसी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सरकार ने कहा है कि हमारे पास पूरी तरीके से सफिशिएंट व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो जमाती हैं, जो निजामुद्दीन का केस है, पूरे देश के कई राज्यों में ये इन्होंने उस समय यात्रा की थी। जब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाता है तब तक हम आकलन सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे। मई के पहले हफ्ते में कोरोना के मामले की समीक्षा होगी और उसके बाद सरकार नए सिरे से फैसला ले सकती है। सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल होने का दावा किया है। सरकार की ओर से अब तक करीब 30 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद दिए जाने का दावा किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 796 नए केस सामने आने के बाद कोरोना के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर अब 9152 पहुंच चुकी है। सरकार का यह दावा है कि पूरी तरह सील किए गए इलाकों में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। तक अराउंड 857 लोग रिकवर हो चुके हैं और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो एक ही दिन के अंदर 141 लोग जो रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ पर। अगर पॉजिटिव केसेस और रिपोर्टेड डेथ्स की स्थिति अगर हम देखें तो टोटल 9152 पॉजिटिव केसेस आए हैं, टोटल 308 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, और एक दिन के तहत देखें तो 796 पॉजिटिव केसेस एडिशनल आए हैं, और इसके साथ ही टोटल 35 एडिशनल डेथ्स देश में रिपोर्ट की गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी है जहान भी है, और उनकी यह कॉल इज ऑल्सो बैक्ड बाय एक्शन। 10 अप्रैल तक
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के प्रभाव से संबंधित बचाने के लिए सपोर्ट के लिए 28,256 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान की गई है। दिस इंक्लूड्स सपोर्ट टू 19.86 करोड़ जनधन योजना विमेन अकाउंट होल्डर्स जिनको कि 9,930 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत 6.93 करोड़ फार्मर्स को करीब 13,855 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसी तरीके से सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 2.82 करोड़ विडोज, सीनियर सिटीजन्स और जो हमारे दिव्यांग हैं उनको करीब 1,405 करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र किए गए हैं। 2.16 करोड़ जो हमारे बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कर्स हैं उनको भी करीब 3,066 करोड़ रुपीस की राशि के द्वारा हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह ने लॉकडाउन के दौरान के अहमदाबाद के हालात का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा किया। पुराने अहमदाबाद में 9 फाटकों पर लोगों की आवाजाही रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाई गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस ने इलाके में ड्रोन से निगरानी भी शुरू कर दी है और ताज़ा हालात के बारे में जानकारी के लिए खुद गृह राज्य मंत्री ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि शहर में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कोरोना के मामलों के आधार पर ही होगा। पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी और प्रशासन में इस कोरोना से जुड़े हुए लोगों की रक्षा करनी हमारा कर्तव्य है। उसके लिए हमने इन सभी लोगों को ग्लोव्स, मास्क, सैनिटाइजेशन और बाकी की व्यवस्था उपलब्ध करवाई है और इनको अगर किसी भी तरह की मुश्किल होती है तो राज्य सरकार उनके प्रति सभी तरह का इंतजाम करने के लिए कटिबद्ध है। राजस्थान के करौली में स्वास्थ्य कर्मियों ने काम रोककर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस पर एक स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट का आरोप लगाया। आरोप है कि बिना आई कार्ड देखे पुलिस वाले ने स्वास्थ्य कर्मी की गाड़ी पर डंडा मार दिया, जिससे गुस्साए स्वास्थ्य कर्मियों ने काम रोक दिया। सभी ने एकजुट होकर अधिकारियों से इसकी शिकायत की। लॉकडाउन के बीच मथुरा में आरपीएफ की महिला सिपाही मास्क बनाने का काम कर रही है। रेलवे बंद होने की वजह से महिला सिपाही कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क तैयार करके अपने योगदान दे रही हैं। ये मास्क जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में दिए जाएंगे। हालांकि रेलवे शुरू होने के बाद मास्क नहीं होने पर ये यात्रियों को भी बांटे जाएंगे। बिहार के लखीसराय में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों को रोजाना योग कराया जा रहा है। ये सभी मजदूर लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से वापस अपने घर पहुंचे थे, लेकिन गांव में घुसने से पहले उन्हें कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। जिला प्रशासन ने एक सरकारी स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाया और बाहर से आए सभी लोगों को उसमें रहने के लिए भेज दिया और उसमें खाने के इंतजाम के साथ एक योग प्रशिक्षक भी नियुक्त कर दिया। अब ये योग प्रशिक्षक क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास भी करा रहा है। अच्छी बात यह है कि क्वारंटीन सेंटर में योग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच यूपी के वाराणसी में एक सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। लोगों के घर में रहने की वजह से ब्लड डोनेट करने वालों की संख्या में कमी आई है। ऐसे में मरीजों की जान को खतरा बढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि जब लॉकडाउन लागू हुआ था तब इस अस्पताल में 300 यूनिट ब्लड था, जो कि धीरे धीरे कम होते होते आज सिर्फ 100 यूनिट रह गया है। लॉकडाउन के पहले ब्लड डोनेशन कैंप डिफरेंट समाजसेवी संस्थाएं ऑर्गेनाइज करती हैं। डोनर्स भी लोग आकर के एक्सचेंज डोनेशन लेते हैं। लॉकडाउन को वजह से बिना एक्सचेंज के ही ब्लड दिया जा रहा है और वो 300 यूनिट से घटते घटते अब 100 यूनिट आ गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए घर से निकलने से पहले चेहरा ढकने की प्रधानमंत्री की अपील को बीजेपी बड़ा अभियान बनाने में जुट गई है। बीजेपी ने देश में सभी लोगों को मास्क मुहैया करवाने के लिए एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता घर में मौजूद कपड़ों से मास्क बनवाएंगे। कपड़ों से बने इन मास्क को धोकर
दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए इन मास्कों को लोगों में बांटने का काम शुरू करने को कहा है। हमारे साथ बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव हैं अनिल जैन जी हैं। सर, किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपने ये कंसीव किया और कैसे इसको बनाने की तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये आंदोलन छेड़ा है कि घर घर लोग अपने पुराने कपड़े को साफ करके कॉटन के कपड़े को मास्क बनाएं। और मैंने, जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने अपने हरियाणा में और छत्तीसगढ़ में ये जो इस तरह के जो मास्क हैं, ये डिस्पोजेबल मास्क, इनको एक तो दिखा के कि ये 2 लेयर के हैं, तो 2 लेयर के बनाएं। 3 लेयर बनाना बहुत आवश्यक नहीं है, 2 लेयर के मास्क बनाएं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। एक दूसरा, ये मास्क कई बार ये हजार्ड हो जाते हैं। इन मास्क के कारण से कहीं भी लोग उठा के फेंक देते हैं तो संक्रमण की एक बार संभावना बढ़ती है। और ये कपड़े के मास्क में लाभ ये है कि कपड़े का मास्क आज हमने लगाया, आप उसको जाते ही गर्म पानी में डाल दीजिए और साबुन पानी से धो के धूप में सुखा दीजिए अगले दिन, और उस पर आयरन चलाइए और सैनिटाइज करिए, पहन लीजिए। तो ये डबल कपड़े में सिलता है और कपड़ा सूती होता है, तो इसीलिए आसान होता है, फेस के लिए भी अच्छा होता है सूती कपड़ा। और ये वॉशेबल भी होता है, आप इसे धो सकते हो फिर वापस से लगा लो, डेली वॉश कर सकते हो इसे। जो बाहर हम जाते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा होता है कि हम दूसरों से जो हमारे अंदर का जो कीटाणु है या फिर जो भी दूषित चीज़ें हैं वो दूसरों को ना हो, तो मास्क ज़्यादा ज़रूरी है। महाराष्ट्र की जुन्नर में पुलिस ने 25 ड्रम देसी शराब पकड़ी है। आरोप है कि दूध की गाड़ी का बोर्ड लगाकर आवश्यक सेवा के नाम पर शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाश ली तो दूध के नाम पर शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और सिर्फ जरूरी चीजों की सप्लाई की इजाजत है। ऐसे में शराब माफिया दूध का बोर्ड लगाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक 32 करोड़ से ज्यादा लोगों की आर्थिक मदद की गई है। सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 29,352 करोड़ रुपए की मदद जारी की जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 29 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा चुका है, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत जरूरतमंदों को करीब 8 लाख LPG सिलेंडर्स मुफ्त में बांटे जा चुके हैं। वहीं जनधन योजना के तहत देश भर में करीब 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा करवाए जा चुके हैं। बिहार के दरभंगा में जरूरतमंदों को राशन बांटने वाली एक संस्था ने पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। पहले लोगों ने पुलिस कर्मियों को फूल मालाएं पहनाई, फिर उन पर फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया। बालाजी रसोई गरीबों और मजदूरों को लॉकडाउन के बीच राशन देने का काम कर रही है। और इस वक्त कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। जयपुर में SMS हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय के परिवार वालों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि वार्ड बॉय को कोरोना के लक्षण दिखने के बाद होम आइसोलेशन में भेजा गया था, लेकिन जांच में वार्ड बॉय के साथ ही उसके माता पिता और दोनों बहनें भी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद सभी लोगों को इलाज के लिए SMS हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। तो जयपुर में SMS हॉस्पिटल के वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव मिला और उसके बाद उसके परिवार वालों का टेस्ट किया गया तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में जापान की मशीन से सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया गया है, जिसे दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री सैनिटाइजेशन ड्राइव का नाम दिया है। इस मशीन से 1 घंटे में 30,000 वर्ग मीटर के इलाके को सैनिटाइज किया जा सकता है। मशीन 53 फीट दूरी तक दवा का छिड़काव कर सकती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जापानी मशीन से दिल्ली के अलग अलग इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया था कि इस जापानी मशीन की मदद से दिल्ली के कई इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा और कुल मिलाकर के उन्होंने कहा था कि दिल्ली जेल बोर्ड से मशीनें लेने के बाद तकरीबन 60 ऐसी मशीनें होंगी जिससे दिल्ली में सैनिटाइजेशन का काम होगा।
राघव चड्ढा है इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव, इस मशीन की क्या खासियत है और ये क्या पहली बार इस्तेमाल की जा रही है, क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी है जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में इस टेक्नोलॉजी और इस मशीन को लागू करने जा रही है। ये बेसिकली फर्टिलाइज़र और केमिकल स्प्रे करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता रहा है और वन ऑफ अ काइंड मशीन है। पूरे भारत में बहुत कम, कई दर्जन मशीनें ही केवल हैं और इन मशीनों के सहारे हम केमिकल स्प्रे करके सैनिटाइजेशन करने की एक मुहिम पूरी दिल्ली में आज शुरू कर रहे हैं। इसका एक पायलट प्रोजेक्ट हमने राजेंद्र नगर विधानसभा में बीते 2 दिन में किया है। 3 मशीनों का प्रयोग कर हमने एक्सपर्ट्स के साथ पूरा उसका मुआयना करा है और आज इस मशीन का शुभारंभ, जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, रेड जोन्स और ऑरेंज जोन्स में किया जाएगा। नोएडा के हॉटस्पॉट में प्रशासन ने सोसाइटी के गेट पर सब्जी की दुकानें लगाने की इजाजत दे दी है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को बाहर नहीं निकलना पड़े। बताया गया कि इसी तरह हॉटस्पॉट वाली तमाम सोसाइटीज के गेट पर सब्जियां मिल रही हैं। नोएडा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर लॉकडाउन का असर आपको दिखाएं तो अभी भी आपको जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको सन्नाटा पसरा हुआ नज़र आएगा। लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। नोएडा के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनको प्रॉपर तरीके से सील कर दिया गया है। सामने जो सोसाइटी आपको नज़र आ रही है वो प्रॉपर सील है, उसमें अंदर और बाहर जाने की मनाही है लोगों को। और ऐसे में आसपास के इलाकों में ज़रूरत का सामान के लिए जो तैयारी की गई है अथॉरिटी की तरफ से, वो आपको दिखाते हैं कि सोसाइटी के गेट पर ही अब सब्जी की दुकानें लगने लगी हैं। यानी कि अगर किसी को सब्जी लेनी है तो उसको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, गेट पर ही सब्जियां मिल जाए। इसलिए इस तरीके की दुकानें आपको आमतौर पर हर सोसाइटी के गेट पर नज़र आने लगेंगी। जो तैयारियां हैं वो अथॉरिटी की तरफ से की गई हैं ताकि दूध, राशन और सब्जी के लिए लोगों को परेशान ना होना पड़े। हमारे साथ सब्जी वाले भैया हैं। भैया, ये सब्जियां क्या है, महंगी हुई हैं क्या पहले से? नहीं, महंगी नहीं है, सस्ती है। तो ऐसा गेट के बाहर कब से दुकानें लगने लगी हैं? ये लगने लगा है 25 तारीख से। अच्छा जी हाँ। तो अब यहीं पर लगा देते हैं, पहले यहाँ नहीं लगाते थे? ना, पहले यहाँ नहीं लगाते थे। यानी कि प्रशासन का साफ तौर पर ये कहना है कि घर से बाहर ना निकलिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है और अगर ज़रूरत का सामान है तो आपको गेट पर ही मुहैया करा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में एक शख्स पड़ोसियों से परेशान होकर अपना घर बेच रहा है। कोरोना होने के बाद पड़ोसियों के बुरे बर्ताव की वजह से वो मकान बेचने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि कोरोना को दीपक शर्मा ने मात दी और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन उनका आरोप है कि पड़ोसियों के खराब रवैये की वजह से वो अब वहां नहीं रह सकते। चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, समाज हो, कुटुंब हो, रिश्तेदार हो, सबसे पहले पड़ोस आता है। सही है। कोई प्रॉब्लम होगी सबसे पहले पड़ोस आके खड़ा होगा। लेकिन जब पड़ोसी ऐसा अपने नेगेटिव टाइप की वर्ड यूज करेगा तो आदमी कैसे रहेगा। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के कोलार में फंसे बिहार के लगभग 1 दर्जन मजदूरों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिहार के औरंगाबाद में रहने वाले मजदूरों ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें ये मजदूर अपने पास खाना और पानी खत्म होने की बात कह रहे हैं। ये मजदूर काम करने के लिए कोलार गए थे, लेकिन लॉकडाउन शुरू होने की वजह से वहां से निकल नहीं पाए। लेकिन अब इनके पास खाने का सामान पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। हम लोग बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हम लोग अभी कर्नाटक में आकर यहाँ पर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन होने के कारण हम लोग के पास कुछ खाने पीने की सामान नहीं है। क्या बताएं, 4 दिन से हम लोग एक टाइम खाना खाकर रह रहे हैं। कल तो सारा खत्म हो गया, आज पूरा भूखे ही रहेंगे शायद। असम के डिब्रूगढ़ में शराब की दुकानें खुलने के साथ ही उनके सामने ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें दिखनी शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन के 17वें दिन आज राज्य सरकार ने शराब की दुकानें खोलने को हरी झंडी दिखा दी। शराब की दुकानें खुलते ही डिब्रूगढ़ में कई ग्राहक दुकानों के बाहर पहुंच गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आए। लॉकडाउन की वजह से लोग अंतिम संस्कार के बाद अपनों की अस्थियां विसर्जित नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर के एक शमशान घाट पर अस्थि कलश बड़ी संख्या में जमा हो गए। सभी अस्थि कलश को नामों के साथ सुरक्षित रखा गया। जमशेदपुर में गंगा यमुना की त्रिवेणी संगम पर
अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। लोगों को लॉकडाउन के हटने का इंतजार है, जिसके बाद वो अपनों की अस्थियों का विसर्जन कर पाएंगे। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में कोरोना को देखते हुए पूरी सावधानी बरती जा रही है। प्लांट में आने वालों को सैनिटाइज किया जा रहा है, यहां तक कि वहां आने वाली गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। स्टील प्लांट के गेट पर हाथ धोने का इंतजाम किया गया है। कंपनी के कर्मचारियों को फेस मास्क के साथ सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। बताया गया, प्लांट में कर्मचारी और अफसर एक एक दिन छोड़कर स्टील प्लांट पहुंचते हैं। संकट को देखते हुए प्लांट में प्रोडक्शन को 50% कर दिया गया है। ये हैंड वॉश मशीन जो है हम एम्प्लॉइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमें कहीं छूना नहीं पड़ता है और हमारा हाथ भी सैनिटाइज हो जाता है, बढ़िया से साफ हो जाता है। ये हम सभी एम्प्लॉय के लिए कंपनी की ओर से बहुत अच्छा कदम है। बिहार के रोहतास में एक पंचायत के लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी तय दूरी का बखूबी पालन करते हुए दिखाई दिए। राशन लेने के लिए पहुंचे लोग एक दूसरे से कुछ दूरी पर जमीन पर बैठ गए, जिसके बाद इन लोगों ने राशन इनको दिया गया। बताया गया कि पंचायत की तरफ से लोगों को सैनिटाइजर, साबुन और मास्क भी दिए जाते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रोहतास की हथिनी पंचायत ने लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है। हमारे पंचायत में बहुत साफ सफाई का बहुत व्यवस्था अच्छा है। जो कोई बाहर से आता है वो घर में समाता है तो अपना हाथ पैर साबुन से धोकर घर में आता है और पंचायत के सभी लोग अच्छी तरह से रहते हैं, साफ सफाई पर भी ध्यान दिए हैं। अब पंचायत में कोई भूखे नहीं है, सबको अन्न देने का व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के बीच नेपाल से जुड़े उत्तर प्रदेश के जिले कुशीनगर में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए कड़ी निगरानी बरती जा रही है। कुशीनगर के सांसद ने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर आशंका जताई कि नेपाल के पारसा जिले का बदमाश जालिम मुखिया भारत में कोरोना फैलाने की साजिश रच रहा है। कुछ दिन पहले कुशीनगर में पकड़े गए जमात से जुड़े 14 लोगों से पूछताछ में पता चला था कि उनके साथ 27 लोग और भी नेपाल से भारत में आए थे, लेकिन उनके बारे में किसी को अब तक कुछ पता नहीं है। हालांकि कोरोना संकट के बाद नेपाल से जुड़ी सीमा भी सील कर दी गई है, लेकिन कुशीनगर से लेकर बिहार के पश्चिमी चंपारण तक धरपकड़ के बावजूद नेपाल से आए ये घुसपैठिए अब भी पकड़ से बाहर हैं। जिस तरह जमाती लोग अपने को छुपाए हुए समाज में फैला रहे हैं ये बीमारी, ये महामारी, तो पाकिस्तान ने भी इस तरह की साजिश किया है कि संक्रमित लोग किसी न किसी रास्ते भारत में आकर इस संक्रमण को फैलावें। कुशीनगर के नागरिकों से मेरी अपील है कि न तो बाहर जाने के प्रयास करें और न ही बाहर से जनपद की सीमा के अंदर बाहर वालों को बुलाने का प्रयास करें। यदि कोई उनके गांव में, उनके मोहल्ले में कहीं दिखाई पड़ता है कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति, तो तत्काल उसकी सूचना देने का कष्ट करें। कंट्रोल रूम का नंबर सब जगह सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा चुका है। जनपद की सभी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए उपलब्ध संपूर्ण पुलिस बल का व्यवस्थापन कर लिया गया है। लॉकडाउन के बीच गुजरात के राजकोट में एक वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के बाल और नाखून कटवाए गए। राजकोट पुलिस हेयर ड्रेसर को लेकर वृद्धाश्रम पहुंची और फिर वहां बुजुर्गों के बाल काटे गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग यानी तय दूरी का भी खास ध्यान रखा गया। पुलिस के इस काम की बुजुर्गों ने सराहना की और वो काफी खुश भी नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बहुत ही अनोखी पहल पुलिस की तरफ से। लॉकडाउन के बीच वृद्धाश्रम में बाकायदा इन वृद्धों की, इन बुजुर्गों के सेवा के लिए लोग मौजूद। यहाँ पर तय दूरी का पूरा ध्यान रखा गया, हेयर ड्रेसर्स को बुलाया गया और इस तरह से लॉकडाउन के बीच ही बुजुर्गों के बाल कटवाए गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जेल में बंद कैदियों को सैनिटाइज करने के लिए खास तरह का फव्वारा लगाया गया है। इस मशीन से सैनिटाइज करने वाला केमिकल निकलता है जो कुछ फव्वारों के जरिए दवा छिड़कता है। इस सैनिटाइजेशन मशीन के नीचे कैदियों को बारी बारी से खड़ा करके उन्हें कोरोना से बचाने के लिए सैनिटाइज किया जाता है।
इतना ही नहीं, जेल में तैनात पुलिस वालों और बाहर से आने वाले लोगों को भी इस मशीन के नीचे लाकर सैनिटाइज किया जाता है। इस सैनिटाइजर चेंबर में अल्कोहल वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कैदियों को कोरोना से बचाने में मदद मिल रही है। जेल गेट के प्रथम गेट के बाहर से ही हमारा जो है सुरक्षा व्यवस्था ठीक की गई है और इसमें संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहले हमने पानी साबुन का इंतजाम किया है। फिर गेट पर आने के बाद सैनिटाइज़र भी हमने दिया है, सैनिटाइज करके उसका हाथ तभी अंदर ले आते हैं। और एक हमने सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया है, जो है आपको वीडियो में भी आप दिखाइएगा, जो है ये बहुत अच्छा सैनिटाइजर चैम्बर है। इसमें आदमी जाएगा और फुल जो है सैनिटाइज होके आएगा। उसमें हमने एक केमिकल आइसोप्रोपिल अल्कोहल का इस्तेमाल किया है और जेल के संसाधनों से बिना कोई एक्स्ट्रा खर्च किए हमने बनाया है। ये बहुत ही बढ़िया है, पूरा फुल बॉडी सैनिटाइज हो जाती है इससे, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद ही बंदी अंदर जाता है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक गांव के लोगों ने कोरोना के खतरे की वजह से बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी। गांव के कुछ लोग मुख्य रास्ते पर पहरा दे रहे हैं। आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। गांव के रहने वाले लोगों को ही सिर्फ आने जाने दिया जा रहा है। बाहरी लोगों को गांव के बाहर से ही लौटा दिया जा रहा है।